हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ बातों बातों में। मैं हूं पीरजादा सलमान और मैं हूं खलील नासिर। और खलील भाई, आज हम दोनों के अलावा एक तीसरा शख्स भी यहाँ मौजूद है, और इसका क्या सबब है ये आप बताना चाहेंगे या मैं बताऊं? इकबाल खुर्शीद साहब जो है वो सोशल मीडिया पे जानी पहचानी शख्सियत है, सहाफ़ी हैं और नक्काद हैं, फिक्शन राइटर हैं, फिक्शन राइटर हैं, हाँ, और फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म क्रिटिक भी हैं और बहुत फिल्मों के मद्दा हैं। और ख़ास तौर पर अच्छा, एक फ़िल्म क्रिटिक होना भी एक बात है, लेकिन इनको जो मैं देखता हूँ फेसबुक पे, इनको मैं फॉलो करता हूँ, तो इनके जो तखस्सुस है वो ये है कि जो फिल्म ट्रेड है, फिल्म का जो बिज़नेस है, उसके बारे में जो इनकी जानकारी है वो बहुत कमाल की है। और पाकिस्तान में जो है मैंने बहुत, बल्कि इनके अलावा तो मैंने अभी तक मैं तो किसी को नहीं जानता जैसे फिल्म ट्रेड का भी इल्म हो। यानी मैंने फिल्म देख के राय दे दी कि अच्छी है बुरी है, ये तो बहुत सारे लोग राय दे देते हैं, लेकिन ये फिल्म ट्रेड के बारे में भी जानते हैं। हाँ। और इसलिए यानी ये लोग समझ ही गए होंगे कि उनको बुलाने का मकसद क्या है कि आजकल एक ग्लोबल सकाफती मंजरनामे पर तहलका मचा हुआ है, और वो ये है कि एक फ़िल्म शाहरुख खान भाई की आई है, उसका नाम है पठान, जिसने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया और रिकॉर्ड तोड़ दिया वगैरह वगैरह, और एक नया से नया रिकॉर्ड बनाया चले जा रही है। अच्छा, मैंने भी फिल्म, पहले तो जब इनसे बात हुई तो मैंने उस वक्त तक 1 घंटे की देखी, लेकिन अब मैंने अच्छी खासी देख ली, अब मैंने 1.25 घंटे की देख ली। हाँ, तो मतलब मैं बात कर सकता हूँ उस पर। मैंने सलमान खान की एंट्री भी देख ली, सब कुछ देख लिया। अच्छा, तो हम इनसे बात करेंगे इकबाल से कि क्या सबब है कि इस फिल्म को इस कदर कामयाबी मिली है, इस कदर सताइश, न सिर्फ लोग जा रहे हैं देखने के लिए, तारीफ कर रहे हैं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर इसने जो तहलका मचाया है उसके ज़रा कुछ समझाइए हमें, क्या वजह है? अच्छा, आप तमाम सुनने वालों का शुक्रिया कि हमारे दोस्तों ने मदऊ किया, तो मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, फिल्म में कुछ चैलेंजेस होते हैं, जाहिर सी बात है, आप मुझसे ज़्यादा फिल्म का इल्म रखते हैं, तो कभी कभार एक फ़नकार, एक हिदायतकार, एक प्रोडक्शन हाउस फिल्म बनाता है लोगों की फ़िक्र को मुतासर करने के लिए, जैसे गर्म हवा हो सकती है या मणिरत्नम की कोई फिल्म हो सकती है, लेकिन एक वक्त आता है वो फिल्म बनाता है इस मकसद के लिए कि उसे बॉक्स ऑफिस नंबर्स चाहिए होते हैं। शाहरुख खान का मसला ये था कि शाहरुख खान ने गुज़िश्ता 6-8 साल में जो तजुर्बात किए उनमें से बेशतर नाकाम गए और बुरी तरह नाकाम हुए, और ये दावा किया गया कि उनका करियर ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे में उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो उन्हें बॉक्स ऑफिस पे वापस लाए। ठीक है। अब हमारे यहाँ लोगों की ज़हनी सतह जो है वो, आप समझते हैं कि सतह जो है वो सतह ही है, हम सब मीडियाकर सोच के हामी हैं, और ख़ास तौर पे जो सिनेमा में शख्स जाता है उसका मकसद होता है कि कहाँ मुझे सीटी बजानी है, कहाँ ताली ठोकनी है, कहाँ मुझे थोड़ा डांस करना है, और कहाँ मतलब मुझे कहना है कि भाई मज़ा आ गया। तो अब उन्हें वो फिल्म चाहिए थी जिसे देख के लोग कहें कि मज़ा आया। जैसे राहुल गांधी भी कहता है कि आपको मज़ा आएगा, उसने वादा किया था एक अपनी पॉलिटिकल स्पीच में कि इलेक्शन में आपको मज़ा आएगा। तो अब ये फिल्म इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि लोग तालियां बजाएं और सीटियां बजाएं और स्टेज के अंदर कुछ आग लग जाए, जैसे वो कहते हैं कि स्टेज जो है वो स्टेडियम में तब्दील हो जाए। इस मकसद के साथ फिल्म बनाई गई और वो इस मकसद में कामयाब हुई। लेकिन इसके अंदर कुछ और पहलू भी हैं, गो कि ये कमर्शियल फिल्म है, लेकिन इसमें कुछ सियासी हवाले हैं बहुत अहम। जैसे इसके अंदर एक किरदार ये कहता है कि हमें बिखरे हुए एजेंट्स को जोड़ना है, तो हो सकता है ये इशारा हो, रेफरेंस हो कि जो बॉलीवुड बिखर गया है साउथ इंडिया के सामने या एक्सट्रीमिज्म के सामने, उसे हमें इकट्ठा करना है। फिल्म के आखिर में एक बड़ा मज़ाहिया सा सीन है, उस पर अभी आप नहीं पहुंचे होंगे, जहाँ क्रेडिट्स के बाद जहाँ शाहरुख खान और सलमान खान कहते हैं कि ये बच्चों की बस की बात नहीं है, हमें ही संभालना है। अगेन वो फिर एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें आप जो आउट करने की कोशिश कर रहे हो, हम ही इसे रिवाइव कर सकते हैं, वी हैव द स्टार पावर। तो ये फिल्म वो है जो एक कमर्शियल फिल्म है, ताली बजाने के लिए बनाई गई है। कुछ सियासी पहलू उसके ज़रूर हैं, क्योंकि यश राज, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ये वीर ज़ारा बनाने वाले लोग हैं, ये पठान बनाने वाले लोग हैं, जहाँ पाकिस्तानियों के लिए भी जो दुश्मन हैं उनके लिए भी कंपैरेटिवली नरम गोश है। यानी ऐसे वक्त में जब आप बॉर्डर बना सकते हो, जब आप गदर बना सकते हो, कारगिल बना सकते हो, आप पठान बनाते हो, तो ये भी एक मेरे ख्याल में ऐसा कदम था जो उनकी ट्रेडिशन के साथ भी था और शायद वो क्लिक भी कर गया। आपकी इस बात से तो ये अंदाज़ा होता है, आपने कहा कि ये इस इरादे से बनाई है कि जनाब शाहरुख खान कुछ 5-6 बरस से नाकाम हो रहे थे और कामयाबी के ही इरादे से कमर्शियल फिल्म बनाई गई कि इसमें कोई आप सोचने की सलाहियत दूर रख रहे हैं। इससे तो एक ये बात भी, इसका इंदिया मिलता है ना इकबाल, कि फिर आदमी कामयाब फिल्म गारंटी के साथ बना सकता है। गारंटी तो नहीं होती ना कामयाबी की। यानी ये तो शाहरुख खान का गुज़श्ता मतलब आखिरी जो फिल्म, अगर मुझे तस्हीह कीजिएगा गलत कह रहा हूँ, जो सही मानों में हिट हुई थी वो रईस थी।
रईस के बाद तो उसकी फिल्में चली हैं, नहीं चली? 2 फिल्म्स उसकी रईस के बाद आई, दोनों जो हैं वो फ्लॉप हुई, 90 की फिगर को क्रॉस नहीं कर सकी। रईस के अंदर वो कैपेसिटी थी कि रईस एक बड़ी फिल्म हो सकती थी, और रईस एक बड़ी फिल्म हो जाती, लेकिन वो क्लैश की वजह से उसके नंबर्स कुछ कम रहते। मैं बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बात कर रहा हूँ। मजबूरी तौर पर रईस जो थी उसमें जो फनकाराना जहद थी वो थोड़ी बहुत मौजूद थी। पठान उस तरह की फिल्म नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक दानस्तगी थी कि भाई इसको हिट कराना है इस फिल्म को। अभी मैंने शाहरुख खान के मैं बहुत इंटरव्यूज देख रहा हूँ आजकल, कुछ 6-7 इंटरव्यूज दे चुका हूँ। एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दीपिका और डायरेक्टर के साथ की वो भी देखी मैंने, उसमें एक बहुत दिलचस्प बात की उसने, और जो कि अच्छी बात भी है। उसमें उसने एक बात की कि ये मेरा कैरियर कुछ लोग समझते डामाडोल था, और जितने इस फिल्म में इन्वॉल्व थे वो चाहते थे कि मैं कामयाब हूँ। वो सबकी ये ख्वाहिश थी कि शाहरुख भाई के लिए अच्छा हो जाए। हाँ, तो आप ज़रा से इसका आपने थोड़ा सा इशारा किया, उस सियासी पहलू क्या है जिनकी तरफ आपने इशारा किया, और उसको कैसे, उस बैरियर को कैसे तोड़ा इस फिल्म ने? वो जो सियासी पहलू बताएंगे लोगों को। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम मुद्दा जो है वो ये है कि हिंदुत्व जो है अपने औज पे है, एक्सट्रीमिज्म जो है वो छाया हुआ है, और जो बाइकआउट गैंग है उसका ही सिक्का चल रहा है। तो वो जिस फिल्म का बाइकआउट कर दे वो फिल्म खत्म हो जाती है। हमने देखा लाल सिंह चड्ढा में इसकी एग्जाम्पल आई, और भी इन्होंने फिल्मों को हिट किया। ऐसे में एक ऐसी फिल्म बनाना जिसमें एक ऐसे शख्स को लेना जिसके बारे में ऑलरेडी ये तय है कि वो जो इंतहा पसंद गिरोह है उसकी हिट लिस्ट पे है। फिर दूसरी बात ये है कि फिल्म का नाम पठान रखना। अब तो ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि भाई अब ये मुगलों पे फिल्म ना बनाई जाए, खिलजी को हीरो ना बनाया जाए, आप अकबर को ना दिखाएं, बल्कि आप अपने हीरो को दिखाएं, आप पृथ्वीराज चौहान को दिखाएं, और दीगर अपने जो कहानी जो किरदार हैं उनको हाईलाइट करें, जो गो के हकीकत में जंग हार चुके हों लेकिन आपकी फिल्म में जंग जीत जाए। ये है। ऐसे में अब आप पठान को लेके आ रहे हैं, तो नाम कंट्रोवर्शियल था, जो शख्स था उसके बारे में ये तयन था कि इसे टारगेट करना है। अच्छा, कहानी के अंदर पाकिस्तान को कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मनफी छवि या मनफी किरदार नहीं दिखाया गया, लेकिन ऐसे में जब आप गदर देख चुके हैं, आप बॉर्डर देख चुके हैं, उसके मुकाबले में जो समझे कि ये एक होम्योपैथ फिल्म थी, और इसमें जो मनफी किरदार था, जो असल विलन था, हाँ, वो भी एक पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक इंडियन एजेंट था जो अपनी लाइन से हट गया था। आपको याद होगा शाहरुख खान ने बहुत ही कमर्शियल फिल्म बनाई थी, मतलब मज़ाही हद तक कमर्शियल, मैं हूं ना, थी भी एक एंटरटेनर। उसमें भी जो विलन था वो एक साबिक इंडियन आर्मी ऑफिसर था, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर नहीं था, और उसका जो मुद्दा था कि पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाना। उस वक्त के लिहाज से गोके वो कमर्शियल फिल्म थी, क्योंकि उसमें जो इम्प्लिसिट मीनिंग था, जो पॉलिटिकल डिफरेंस था, वो बड़ा कमाल था। तो इसमें भी है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको हमें इन सीरियसनेस के अलावा से कमर्शियल पहलू नहीं उस पर आइए ना कि ये भक्तों को कैसे नाकाम किया, क्यों नाकाम किया? इसलिए कि इसमें कम है, ये पहलू ही कह रहे हैं आप। अच्छा, भक्त इसमें क्यों नाकाम हुए, इस पे मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में बहुत बात होगी। पहली बात तो ये कि फिल्म की हाइप आसमान पे पहुंच गई थी। हाइप इतनी थी कि एक तूफान आ रहा था जिसके सामने रुका नहीं जा सकता था। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि शाहरुख खान 4 साल बाद वापस आ रहे थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। अच्छा, जब आप 4 साल बाद वापस आ रहे हो और आप ये वादा करके आ रहे हो कि मैं आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाला हूँ, अगर आप एक समझे कि अगर आप फैन टाइप की फिल्म के साथ आते हैं या दूसरे टाइप फिल्म के साथ वापस आते हैं तो शायद इतनी तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन आपने कहा कि मैं तो तुम्हें एंटरटेन करूंगा, मैं तुम्हें मसाला भी दूंगा, मैं तुम्हें हुब्बुल वतनी भी दूंगा, मैं तुम्हें जबरदस्त किस्म के एक्शंस भी दिखाऊंगा। तो वो वादे थे, शाहरुख खान की वापसी थी। और एक चीज़ पे कुछ लोगों ने कम तवज्जो दी, अभी बात नहीं हुई, कि इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए जो प्रोडक्शन हाउस है, जो खुद मरकजी किरदार है, उसने कुछ लोगों को शायद टेलीफोन कॉल्स भी किए। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी एपिसोड तो बहुत मशहूर हुई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि मैं इन साहब को जानता नहीं हूँ। फिर आया कि जी शाहरुख खान ने उन्होंने मैसेज किया है कि हमारी फिल्म को आप काइंडली प्रोटेक्ट करें। और सुनील शेट्टी का एक बयान आया था जो उन्होंने मोदी साहब को और जो गुजरात के वो योगी आदित्यनाथ, उन्हें कहा था कि आप लोग फिल्म को बचा सकते हैं क्योंकि इससे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो बीबीसी की भी एक स्टोरी में देख रहा था जिसमें यह था कि मुमकिन तौर पर कुछ लोगों से कहा गया है कि काइंडली आप इसको थोड़ा पीछे जाएं। और फिर नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट आई उससे बहुत फर्क पड़ा। मैं आपकी इस बात से मैं इस तरफ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने खुद इशारा किया, हमारे एक फिल्म मेकर दोस्त हैं, मैं भी नाम उनका नहीं लेता, बाद में कभी बताऊंगा आपको, तो मुझसे मिले अभी 2 दिन पहले, तो उनकी एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी, वो यही कह रहे थे कि इस फिल्म को कामयाब करवाया गया, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाब करवाई नहीं जा सकती, यकीनन उसमें कुछ स्ट्रेंथ भी है फिल्म में, लेकिन उनका कहना ये था कि बाकायदा इंडस्ट्री जो थी। अच्छा देखिए, मैंने जो 3 बातें सुनी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ताइद में, पहली बात तो ये कि शाहरुख खान का करियर नीचे जा रहा था। दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड को साउथ इंडियन फिल्में खा रही थी 6-7, और आप बड़े मद्दा हैं साउथ इंडियन फिल्मों को, मैं देखता हूँ। एक तो उस पर बात कीजिएगा कि साउथ इंडिया की फिल्में अचानक इतनी क्यों, और एक तो ये भी बॉलीवुड की जो हिंदी इंडस्ट्री थी, जहाँ हिंदी फिल्में बनती हैं सो कॉल्ड, वो बड़ी परेशान थी साउथ इंडियन इंडस्ट्री से। तो एक ये भी था कि जनाब साउथ इंडियन ये भी बताना है कि हम जिंदा हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड जो है वो जिंदा है। और तीसरा ये भक्तों वाला पहलू, इन तीनों में कामयाब हुई है। तो ये बताइए कि ये क्या, यानी एक तो साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में बताइए,
और इसने ऐसा क्या किया जो अभी हिंदी सर्किट में 400 करोड़ किए हैं। कल मैं तरन आदर्श का ट्वीट देख रहा था और KGF को क्रॉस कर गई है अब बाहुबली रह गई। आप या इस पे भी बात कीजिए, जरा ट्रेड पे भी बात कीजिए इसके, और ये साउथ इंडियन फिल्मों की कामयाबी का क्या राज है, और क्या ये जो स्पाई वर्स पे तो रोशनी डालें, यानी जो सलमान खान का जिसमें किरदार है, एक और किरदार है, स्पाई वर्स की क्या दुनिया है, और क्या ये साउथ इंडियन फिल्मों का दफ मारने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। अच्छा, एक जो बात है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने किए, इसमें पहली मसला तो ये है कि ये जो स्पाई यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, हुआ ये कि जो रोहित शेट्टी है उसने कॉप यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें मुख्तलिफ कॉप्स की कहानियां हैं जो कहीं मिल सकते हैं, पुलिस वाले। ठीक है। हुआ ये कि जो बाहुबली फ्रेंचाइज था वो 2 फिल्म्स देख चुका है और वो हिंदुस्तान की तारीख की, बल्कि मेरे ख्याल में दुनिया सिनेमा की तारीख की कुछ बड़ी फिल्म्स में से एक ठहरी हैं अपने बिजनेस के लिहाज से, असर पजीरी के लिहाज से। उसके बाद फिर ये KGF यूनिवर्स भी लेके आ गया। फिर आपने देखा है ये कमल हसन साहब की फिल्म आई थी विक्रम, ये केथी यूनिवर्स बन गई, यानी जो लुकेश जो उसका डायरेक्टर है उसने भी फिल्म्स बनाना शुरू कर दिए। तो इनके पास जो जवाब था वो यही था कि हम अपने बाहमी इख्तलाफात को भूल के अपना जितना स्टार पावर है उसको एक जगह झोंक के इस लहर का मुकाबला करें। ठीक है। तो इस लहर का मुकाबला करने के लिए स्पाई यूनिवर्स बेहतरीन ऑप्शन था, क्योंकि सबसे बड़ा बैनर था यश राज, सलमान और शाहरुख सबसे बड़े स्टार थे, इवन ऋतिक भी बहुत बड़ा स्टार है। तो इन्होंने उस लहर का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि वहां पे भी फ्रेंचाइज बन चुकी हैं। अब आप देखें, जब मुझे नहीं पता कि जब बाहुबली 3 आएगी तो क्या होगा, मतलब क्या होने वाला है, उसके अनाउंसमेंट के साथ उसका तस्वीर नहीं किया जा सकता। और SS राजा मौली का तो आप जानते हैं कि जो उससे गोल्डन ग्लोब और फिर वो ऑस्कर तक उसकी रसाई और वहाँ गूंज, तो ऐसा लगता है कि उसकी अगली फिल्म तो कोई बैन-अवी फिल्म होने वाली है। तो इस लहर का मुकाबला करने के लिए जरूरी था कि आप मिल बैठे हैं। दूसरी बात ये कि बॉलीवुड ने ये कहा है कि मैं जिंदा हूँ, मतलब शाहरुख समझे कि ये शाहरुख खान के सर्वाइवर से ज़्यादा, क्योंकि उसके पास तो अभी भी हमने देखा कि दुनिया का चौथा अमीर तरीन अदाकार है, तो चलें वो उसके साथ भी रह सकता है। लेकिन बॉलीवुड अगर ख़त्म हो गया तो ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड का था। तो वो उन्होंने कम बैक किया है और उन्होंने अपने एक बेहतरीन मोहरे इस्तेमाल किए, शाहरुख हो, सलमान हो, ऋतिक हो। आखिरी जो आपने बात की साउथ इंडियन फिल्म्स की, तो ये बड़ी एक तवील मौजू है, लेकिन मुख्तसरन ये कि शायद हिंदी ऑडियंस इस मालियाती बहरान के दौर में भी उससे ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हैं बजाय अपनी फिल्मों। क्यों? उसका शायद सबब यह है कि वो अपनी जो हिंदू कल्चर है, हिंदू कल्चर मजहबी नहीं सिर्फ, यानी अपने सकाफती पहलुओं के साथ अपने मजहबी पहलुओं के साथ दोनों को एक ख़ास अंदाज में प्रेजेंट करना चाहते हैं और अपने फनकारों को लार्जर देन लाइफ तो ये भी दिखाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है ये कहा जाता है कि जो साउथ इंडियन फिल्म में एक मुक्का मारा तो 10 लोग उड़ते हुए चले गए, ऐसा हिंदी फिल्म्स में भी होता है। लेकिन उसका जो किरदार है वो कुछ ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस होता है। वो तो कहीं धोती पहन के आ जाता है, कहीं उसने तिलक लगाया हुआ है। आप वाला जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, हैंडसम है, बॉलीवुड टाइप का है, ऋतिक रोशन है। यानी आप वॉर फिल्म देखें, वो कामयाब फिल्म थी आखिरी, लेकिन आपका वो शख्स जो एक किक मार के 10 लोगों को उड़ा सकता है वो ऋतिक रोशन है। उनके यहाँ वो रजनीकांत है जो अभी तहमत पहना हुआ है, दाढ़ी भी है और तिलक भी लगाया हुआ है, मंदिर भी जा रहा है। तो शायद वो कल्चर से ज़्यादा जुड़े होने की वजह से क्लिक करके एक रीज़न ये हो सकता है। लेकिन इसमें एक और भी तो शायद रीज़न हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का जो ग्रीन स्क्रीन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं साउथ इंडिया वाले, जिसके ज़रिए वो उड़ा देते हैं लोगों को और गिरा देते हैं, 10-10 आदमी कलाबाजी खाते हुए जाते हैं। तो ये भी तो ये जो मैं देख रहा था, मैंने अभी पठान देखी, तो पठान में भी देख रहा हूँ कि CGI का बहुत इस्तेमाल है, VFX का बहुत इस्तेमाल है। ये भी क्या साउथ इंडियन नहीं, इसमें पता क्या हुआ कि हिंदी सिनेमा में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत की VFX लाने में वो शाहरुख खान था। उसने एक फिल्म बनाई रावण। बिल्कुल, रावण के लिए आपके पास VFX स्टूडियो नहीं था, उसने पूरा पैसा लगा के फूंक के VFX स्टूडियो लगाया। उसका ये ख्याल था कि फिल्म तहलका मचा देगी। मुझे याद है डिस्कवरी चैनल पे पूरी 1 घंटे का इवेंट था, एक प्रोग्राम था कि कैसे ये फिल्म बनी है। बहुत मेहनत की, लेकिन वो फिल्म उस तरह क्लिक नहीं कर सकी। लेकिन उस फिल्म ने कमाल ये किया कि सिनेमा को एक बहुत बड़ा VFX स्टूडियो दे दिया, हिंदी सिनेमा को, बॉलीवुड को। बाद में शाहरुख खान का अलमिया ये रहा कि वो VFX के इश्क में मुब्तला तो हुआ, लेकिन उसकी समझ दुरुस्त नहीं थी। इसी मिसाल मैं देता हूँ कि उसने एक फिल्म बनाई ज़ीरो, जिसमें उसने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। मेरे ख्याल में VFX के लिहाज से फाइनेस्ट वर्क था बॉलीवुड का। लेकिन क्या ऑडियंस ये सोच के जाती है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल है, VFX है, बाकी टेक्नोलॉजी है, और हमें एक किताब बस हकीकी मंजर में बौना दिखाई दे रहा है? नहीं, वही देखना चाहते हैं कि लोग हवाओं में उड़ लें। लोग वो देखना चाहते हैं कि कोई जंग आपने फिल्माई। आप देखें बाहुबली 1 में जो फाइनल मंजर था जब जंग हुई थी, उसके अंदर जब मैंने उसका ट्रेलर देखा तो मैं हैरान रह गया कि मैं तो राजामौली को भी नहीं जानता था, बाहुबली प्रभास को भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने कहा यार ये क्या चीज़ कर दी इन्होंने। ऐसी मिसाल थी अशोका के अंदर, एक वॉर सीक्वेंस बहुत अच्छा फिल्माया गया था, लेकिन वो इस लेवल का नहीं था। तो टेक्नोलॉजी
आप समझें कि टेक्नोलॉजी ये लोग लेके आए, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है वो उन्होंने बताया। अच्छा, चूंकि अब हमें इशारा किया जा रहा है कि प्रोग्राम रैप अप करें, लेकिन मैं एक बहुत ज़रूरी बात पर रैप अप करना चाह रहा हूँ, अगर आप उस पर राय देना चाहें तो दें। मेरी शिकायत है बॉलीवुड से, मैंने फेसबुक पर भी लिखी थी, और वो ये कि बॉलीवुड को मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान, या पाकिस्तान अगर एंटी पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ फिल्में बन रही हैं। अगर एंटी पाकिस्तान है उनका अक्सरियत। और मैंने देखा कि पठान में भी एक वो लहर है, यानी जो किरदार दीपिका का है वो भी है, और उसमें पठान में एक और जो बात है वो आर्टिकल 370 जो कश्मीर में इन्होंने रिवोक किया है इंडिया ने, वो इसका भी जिक्र है। और ये बिल्कुल यानी इसका बराह रास्त ताल्लुक़ यानी इस खित्ते के मसाइल से है। तो मुझे ये बड़ा दुख होता है, मैंने फिल्में भी कुछ देखी, और अभी एक इंतहाई बेवकूफ़ाना फिल्म, एक बहुत ही अहमकाना फिल्म आई है मिशन मजनू नेटफ्लिक्स पे, जिसमें उसमें भी पाकिस्तान के साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर, मतलब इसमें, जबकि दूसरी जानब ये देखिए कि मैं ये बात ज़रूरी, मैं खलील भाई थोड़ा सा वक्त होगा लेकिन ये ज़रूरी करना है, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान कैसी फिल्में बना रहा है, पाकिस्तान का किरदार देखिए और हिंदुस्तान का किरदार देखिए बॉलीवुड का। पाकिस्तान में पिछले साल इस बीते बरस 3 फिल्में आई, कमली, मौला जट और जॉयलैंड। कोई सियासी फिल्म नहीं थी इनमें से, कोई सियासी फिल्म नहीं थी, ना ही कोई एंटी इंडिया फिल्म थी। इसमें इंसानी रिश्तों को या इंसानी मामलात जो हैं, और मौला जट को तो एक हमारा जो कैरेक्टर है हमारी पंजाबी फोक का, उसको लेके और शानदार फिल्म बनी है वो, जिसे इंडिया ने इजाज़त नहीं दी अपने यहाँ चलाने की, मौला जट को। जबकि हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ कि खासतौर पर बॉलीवुड में कि ये, अच्छा, मेरे इन ख्यालात को ज़बान दे दी फातिमा भुट्टो ने। सही, फातिमा भुट्टो ने गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा है 2 दिन पहले, और ये मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी आप ज़रूर पढ़ें इसको। और मैं ज़रा सा मुझे तशवीश है बॉलीवुड पे, और ये मैं नहीं कह रहा, फातिमा भुट्टो का आर्टिकल है, और फातिमा भुट्टो ने बहुत सख्त आर्टिकल लिखा है बॉलीवुड के ख़िलाफ़ और इंडिया और बॉलीवुड का जब एंटी पाकिस्तान रुझान है उसके ख़िलाफ़। इफ़ रीसेंट बॉलीवुड फिल्म्स आर एनी इंडिकेशन, इट इज़ फेयर टू से दैट इंडियाज़ फिल्म इंडस्ट्री इज़ ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। Obsessed? Like standing outside your apartment and trying to peek through your window at night with binoculars. यानी और उसने ये, मैं बहुत सख्त आर्टिकल, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बहुत हमारा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन उन्होंने, और इसमें एक दूसरे पैराग्राफ में एक जुमला है, सिंस नरेंद्र मोदी एंड हिज राइट विंग पार्टी द भारतीय जनता पार्टी और BJP केम टू पावर nearly 9 years ago, Bollywood has readily embraced his menacing politics. मोदी की पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने 3-4 फिल्मों का हवाला दिया है, जिसमें एक राजी है आलिया भट्ट की, एक ओडी है, फिर अभी मिशन मजनू भी है, फिर ये पठान का भी उन्होंने हवाला दिया है। ये मजमून बहुत मैं ये तरकीब इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खासा चश्मकुशा है। और इसमें मुझे इत्तेफाक है फातिमा भुट्टो से, मैं फातिमा भुट्टो को वैसे ही बहुत पसंद करता हूँ हर लिहाज से। और ये मजमून जो है, मेरा ख्याल है ये जो भी पठान की कामयाबी पर खुश हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन उस मजमून को ही पढ़ ले, और इसमें बहुत कुछ फ़िक्र अंगेज़ पहलू हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी कि इसको ज़रूर पढ़िए कि फातिमा भुट्टो के मजमून। नहीं, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। असल में मैं इसमें एक बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा, जो मेरा थीसिस भी है, कि ऐसे में जब आप गदर और बॉर्डर भी बना सकते हैं, पठान बनाना फिर भी एक पॉजिटिव कदम है। और दूसरी बात ये कि ऐसे वक्त में जब कश्मीर फाइल्स जैसी एक और फिल्म देखिए, तो यश राज का फिर भी अपने तौर पर कोशिश करना है कि अपनी वीर ज़ारा वाली लेगेसी को वो कंटिन्यू करें। यानी बदतरीन में जो बदतर है उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत बुरे हालात में भी फिर भी कोशिश कर रहा है यशराज बैनर, ये कुछ फिल्म इनकी वो बेहतर काम कर रहे हो। अगर मज़ाहिया अंदाज में मैं इसको एंड करूं तो ये है कि भाई जब भी बॉलीवुड पे मसला आया तो उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट्स को दिखाया और उनके ज़रिए चूँकि अपने सिनेमा को बचाया, तो कुछ शेयर हमें भी देना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बॉलीवुड को थोड़ी कहानियों पर भी दूसरी कहानियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है अपने डिस्कशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। इकबाल, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। दोबारा मुलाकात होगी ज़रूर, और उम्मीद है ये आज का प्रोग्राम आपको बतौर ख़ास पसंद आया होगा, और अपनी राय से आगाह कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।